हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लाइफ साइंस एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो सेशन हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीबीटी बेट 2020 का फोर्थ पार्ट है। 3 पार्ट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। हमारे आज के इस पार्ट में हम डीबीटी बेट 2019 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द notifications and updates of my latest videos that I uploaded on this channel. and अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके और अपने तैयारी को अच्छे से बूस्टअप कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो दिस इज द 26th क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन 3 पार्ट्स। ओके, तो जिन लोगों ने भी मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है, आई रिकमेंड यू कि आप ने जाएं और देखें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। An organism exhibit monod growth with the following growth parameters where μm equals to 0.6 per hour, Ks equals to 4 gram per liter. Then the specific growth rate mu of organism at a substrate concentration of 2 gram per liter would be what? Okay, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है वो 0.6 पर आवर है और केस का वैल्यू क्या है? केस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर और द रेट ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम। ओके, जो कि 4 ग्राम पर लीटर है। अब हमें यहाँ पता करना है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट एट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 2 ग्राम पर लीटर पे क्या होगा। ओके, तो मोनोड इक्वेशन होता है mu इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस बाई के एस प्लस एस। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चंस में वैल्यू दिए गए हैं, बस हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना होगा एंड हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन के आएगा। इक्वेशन बनेगा mu इक्वल टू 0.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2. When we solve this, we get the value 0.2 per hour. Okay, so the mu is 0.2. The correct option is 0.2 per hour. Option number A. Okay. Now next question is, what is the 10 factorial divided by 8 factorial? ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। सो जिन्हें भी फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता है, मैं पहले उन्हें बता दूं कि फैक्टोरियल लिखते किस तरह से हैं। फैक्टोरियल जब हमें लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है जिसका भी हमें फैक्टोरियल निकालना है या लिखना है, हम उसको उसके जो नंबर्स होते हैं टिल द 1 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 10 का फैक्टोरियल लिखना है तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 टिल द 1। ओके, सेम इसी तरह 8 के फैक्टोरियल के लिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हम करेंगे। अब हमें क्या करना है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सारे क्या है, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और हमारे पास रह जाएगा 10 इंटू 9, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 90। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज 62 रन्स आफ्टर प्लेइंग 25 इनिंग्स। सो एक क्रिकेटर है जो कि 25 इनिंग्स खेलने के बाद जो उसका एवरेज रन है वो क्या है, 62 का है। नाउ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी रन शुड ही स्कोर्ड इन नेक्स्ट इनिंग। ओके, नेक्स्ट इनिंग में वो कितना स्कोर करे सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज टू 65 रन, यानी 60
5 रन का एवरेज उसे चाहिए आफ्टर 26 इनिंग। ओके, तो उसे 26 यानी आफ्टर द 25 जो हमारा इनिंग आ रहा है वो क्या होगा, 26 इनिंग होगा। तो उसमें वो कितना रन स्कोर करे कि जो ओवरऑल एवरेज है उसके रनों का वो 65 रन हो जाए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इनिंग्स दे दिया गया है 25। 25 में जो एवरेज रन स्कोर किए गए हैं वो है 62। सो द टोटल रन स्कोर्ड इन अप टू द 25 इनिंग्स इज इक्वल टू 62 into 25 equals to 1550। ओके, क्वेश्चंस में हमें कहा क्या जा रहा है कि एवरेज रन हमें 26 इनिंग के बाद क्या चाहिए, 65 का होना चाहिए। यानी आफ्टर द 26 इनिंग टोटल रनों का स्कोर क्या होना चाहिए, 65 into 26 यानी कि 1619। अभी तक हमारे पास जो रन स्कोर किए हैं क्रिकेटर ने वो क्या है, 1550। सो हमें 26 ये पता करना है कि 26 इनिंग में उन्हें कितना स्कोर करना होगा। तो रन शुड स्कोर इन 26 इनिंग इक्वल्स टू हो जाएगा 1690 minus 1550 equals to 140. So the correct option is option number C. Okay. Now next question. The next number in the series. ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है एंड अगेन ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। सो नंबर सीरीज में जब भी हमें नंबर पता करना होता है तो यहाँ पे एक जो नंबर्स हमें दिए जाते हैं वो किसी खास पैटर्न में होते हैं, या तो वो एक दूसरे का एडिशन होते हैं या कुछ मल्टीप्लिकेशन किया गया रहता है उनमें, या फिर डिवीजन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, कुछ भी उसमें एक खास पैटर्न अप्लाई किया जाता है। ओके, तो हमें करना क्या होता है, हमें उस खास पैटर्न को पता करना होता है। ओके, यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 + 1 = 2 हो जा रहा है 2। ओके, तो जो प्रीवियस नंबर है उसके साथ हमें करंट नंबर को ऐड करना है और इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं 1 + 2 = 3 हो रहे हैं। सिमिलरली 3 + 2 = 5 हो रहा है। ओके, तो इसी तरह से हमें क्या पता करना है, 21 के बाद का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 21 + 13 कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 34। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A TE buffer contain 2 millimole tris and 50 millimole EDTA। ओके, एक बफर है जो कि 200 मिलीमोल ट्रिस और 50 मिलीमोल EDTA कंटेन कर रहा है। ओके, अब हमें यहाँ पे एक स्टॉक सॉल्यूशन दे दिया गया है। स्टॉक सॉल्यूशन में 0.5 मोल ट्रिस है और 0.5 मोल EDTA है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें स्टॉक का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा दिस बफर, इस बफर को जिसमें कि ट्रिस 200 मिलीमोल है और EDTA 50 मिलीमोल है उसको बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे स्टॉक का सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर है, यानी 1 लीटर में 0.5 मोल ट्रिस है एंड 0.5 मोल EDTA है। ओके, तो हमें इनके स्टॉक से कितना वॉल्यूम लेना होगा ताकि हम हमारा बफर प्रिपेयर कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। M = होता है N/V, N यानी नंबर ऑफ मोल्स एंड V इज द वॉल्यूम इन लीटर। ओके, तो 1 मोल अगर हम कह रहे हैं 1 मोलर है दैट मीन्स क्या है, 1000 मिलीमोल्स उसमें मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन में, जो स्टॉक है वो 0.5 मोल का है। ओके, 25 मोलर है तो उसका यानी मतलब हो गया कि इसमें 500 मिलीमोल्स है। यहाँ पे हम मिलीमोल्स में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड हमें जो प्रिपेयर करना है बफर उसका हमें जो दिया गया है आइडिया वो मिलीमोल्स में है, इसलिए हम यहाँ पे इसे मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हमें पता करना है कि ट्रिस के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा स्टॉक का। तो चूंकि 500 मिलीमोल्स is present in 1 liter or the 100 ml of solution, sorry 1000 ml of solution, then for 200 millimoles हमें कितना solution चाहिए होगा, हमारे पास 1000 ml solution में 500 है, तो अगर हमें 200 चाहिए होगा तो उसके लिए कितना solution लेना होगा, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 into 200 divided by 500 और हमें कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा वॉल्यूम 400 ml का।
ओके। इसी तरह हम EDTA के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे EDTA कितना है, 50 मिलीमोल्स है। ओके, इसके लिए भी हमें स्टॉक कितना चाहिए होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल्स टू 100 ml, यानी हमें 400 ml ट्रिस का चाहिए होगा और 100 ml EDTA का स्टॉक सॉल्यूशन चाहिए होगा for preparing this buffer. Okay, so the correct option is option number A. Okay, now next question देखते हैं। The pH of 0.001 molar HCl solution in water is what? तो हमें यहाँ पे pH पता करना है। pH का फॉर्मूला होता है pH equals to minus log number of moles of hydrogen into molarity. Okay, so number of moles of hydrogen in HCl is 1. यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं एंड मोलैरिटी क्वेश्चन में दे दिया गया है, क्या है वो 0.001. सो माइनस लॉग 10 to the power -3 हो जाएगा यहाँ पे एंड इक्वल्स टू माइनस माइनस जो है कैंसिल हो गया और हमारे पास वैल्यू जो आया वो क्या हो गया 3 log 10. log 10 का वैल्यू 1 होता है, सो द pH इज इक्वल टू 3. Correct option is option number C. Okay. Now next question. Next question में कहा जा रहा है two sides of a triangle measures 4 centimeter and 7 centimeter. Which one of the following cannot be a measure of the third side? So यहाँ पे हमें ट्राइंगल के दो साइड्स का मेजरमेंट दे दिया गया है और हमें थर्ड साइड का मेजरमेंट निकालना है. So किसी भी ट्राइंगल का जो दो साइड होता है उसका सम हमेशा तीसरे साइड के मेजरमेंट से अधिक होता है और उसका जो डिवीजन होता है वो हमेशा तीसरे साइड के मेजरमेंट से कम होता है. ठीक है, तो हम इसी थ्योरम को लेकर के चलेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखते हैं, इसका एडिशन क्या हो जाएगा 4 + 7 इक्वल्स टू 11 एंड 7 - 4 इक्वल्स टू 3. ओके, तो हमें जो थर्ड साइड हमारा होगा उसका मेजरमेंट होगा 3 से 11 के बीच में. यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे. ऑप्शन ए इज 4, यानी ये 3 से बड़ा 11 से छोटा होगा, हो सकता है. सेकंड 5, ये भी 3 and 11 के बीच में आ रहा है. ऑप्शन सी 8, ये भी 3 and 11 के बीच के रेंज में है. हमारा ऑप्शन डी जो है वो 11 सेंटीमीटर है, तो ये 3 से बड़ा है बट इक्वल्स टू 11 है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये थर्ड साइड का मेजरमेंट नहीं हो सकता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 34. अ बॉय अपेयर फॉर अ टेस्ट एंड स्कोर 35% बट फेल्स बाय 10 marks. If he had scored 46%, he would have passed by 12 marks. What is the pass mark? ये अगेन जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है. तो चलिए मान लेते हैं पास मार्क्स क्या है, x है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इफ ही स्कोर्ड मोर देन 10 मार्क्स, अगर आप भी और स्कोर वो कर लेता, यानी इफ x - 10 देन नंबर ऑफ परसेंटेज इज 35. ओके, क्योंकि वो 35% ला रहा है और वो पासिंग मार्क्स से दूर रह जा रहा है. कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए. यहाँ पे आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ही स्कोर 35% देन ही फेल्स बाय 10 मार्क्स. ओके, सो x - 10 इक्वल टू 35% एंड x + 12 इक्वल टू 46%. ओके, नाउ अब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे. तो यहाँ पे मिल जाएगा 22 इक्वल्स टू 11%. तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि 1% इक्वल्स टू क्या हो रहा है 2, और ये वैल्यू हम जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो क्या हो जाएगा 35% इक्वल्स टू 70. ओके, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी x - 10 इक्वल्स टू 70. सो when we solve the equation we get the passing marks, that is 80. Okay, so the correct answer is option number C. Next question. If a student runs at 1.5 times his usual speed, he reaches his school 20 minutes early. If he runs at 0.5 minutes his usual speed, how late he reach his school?
तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेम है, यहाँ पे जो है स्पीड और टाइम में चेंजेस आ रहा है। तो हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो बस यहाँ पे हम रेशियोज में उसको कन्वर्ट करेंगे। हमारा पहला वेलोसिटी v1 बाई v2 इक्वल्स टू t2 बाई t1 हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल्स टू t2 बाई 20। ओके, इसके बाद इसको हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगा t2 का, जो कि होगा 60 मिनट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, so that's all for today's video. Thanks for watching my video. For more information and query, you can join me on Telegram also. Okay, so this is my Telegram channel, Life Science Tutorials. Please subscribe my channel on YouTube, that is S Bala Tutorials. Thank you and bye bye.